आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की। एक ऐसी ताकत जिसने सचमुच हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हमारे बाजारों में क्या बदला है। फिर देखेंगे कि इस बदलाव के पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे जोड़ती हैं और आखिर ये सब हुआ कैसे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरी कहानी में कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में। और अंत में बात होगी एक निष्पक्ष वैश्वीकरण की। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी बात से, एक ऐसे बदलाव से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हुआ है और जिस पर शायद हम ध्यान भी नहीं देते। जरा सोचिए, आज से कुछ दशक पहले का समय। भारतीय सड़कों पर कौन सी गाड़ियां दिखती थीं? ज्यादातर एम्बेसडर और फिएट, बस। और आज तो गाड़ियों की इतनी वैरायटी है कि गिनना मुश्किल है। ये बदलाव कितना बड़ा है ना? और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, आज हमारे बाजार लेटेस्ट मोबाइल फोन से लेकर दुनिया के लगभग हर बड़े कार ब्रांड तक हर तरह के सामान से भरे पड़े हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है वैश्वीकरण की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ कुछ ही दशकों में इतना बड़ा, इतना तेज बदलाव आया कैसे? इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरे ग्लोबल बदलाव के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, जिन्हें हम एमएनसीज भी कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो किसी एक देश तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया भर में काम करती हैं। अब ये एमएनसीज करती क्या है? ये दुनिया भर में अपने ऑफिस और फैक्ट्रियां खोलती हैं। क्यों? ताकि लागत कम हो, काम ज्यादा असरदार तरीके से हो और वो ग्लोबल मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सके। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे एक ही प्रोडक्ट दुनिया के अलग अलग कोनों में तैयार होता है। मतलब डिजाइन कहीं और, उसके पार्ट्स कहीं और बन रहे हैं, असेंबल कहीं और हो रहा है। और ये सब वहां किया जाता है जहां वो काम सबसे सस्ता और अच्छा हो। भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले नौजवान हैं, तो ये टेक सपोर्ट और कस्टमर सर्विस के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाती है। और इससे एमएनसीज को अपनी लागत में सीधे सीधे 50 से 60% तक की बचत हो जाती है। अच्छा, तो ये एमएनसीज पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं, एक है व्यापार और दूसरा है निवेश। यानी एक तरफ तो ये अलग अलग देशों के बीच सामान खरीदती बेचती हैं, जिसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं, और दूसरी तरफ ये दूसरे देशों में जाकर जमीन, मशीनें, फैक्ट्रियां खरीदकर पैसा लगाती हैं, जिसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। अब ये जो विदेशी व्यापार है, इससे होता यह है कि अलग अलग देशों के बाजारों में सीधा कंपटीशन शुरू हो जाता है। इसे समझने के लिए भारत के खिलौना उद्योग का एक बड़ा मशहूर उदाहरण देखते हैं। हुआ ये कि चीन के खिलौना बनाने वालों को भारतीय बाजार में एक मौका दिखा। उन्होंने अपने सस्ते और नए नए डिज़ाइन वाले खिलौने यहाँ बेचने शुरू कर दिए, और नतीजा सिर्फ एक साल के अंदर भारत के 70 से 80% खिलौना बाजार पर उनका कब्जा हो गया। और इसका असर ये हुआ कि हमारे बहुत से भारतीय खिलौना बनाने वालों का काम धंधा ही बंद हो गया। ये तो हुई व्यापार की बात। अब देखते हैं विदेशी निवेश की ताकत। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड का भारत में आना। फोर्ड ने 1995 में चेन्नई के पास करीब 1700 करोड़ रुपए लगाकर एक बड़ा प्लांट लगाया। और कमाल की बात देखिए, 2017 तक फोर्ड से भारत के लिए गाड़ियां नहीं बना रही थी, बल्कि यहां से 1,81,000 से ज्यादा गाड़ियां बनाकर साउथ अफ्रीका, मेक्सिको और अमेरिका जैसे देशों को बेच रही थी। मतलब विदेशी निवेश ने भारत को पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। तो अब सवाल ये है कि दुनिया का इस तरह तेजी से आपस में जुड़ना, यानी ये ग्लोबल इंटीग्रेशन, आखिर संभव कैसे हुआ? इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं। पहली वजह है टेक्नोलॉजी। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है कि अब लंबी लंबी दूरियों तक सामान भेजना बहुत तेज और सस्ता हो गया है। और उससे भी बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। सोचिए, इंटरनेट की वजह से आज कंपनियां दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे अपना पूरा काम संभाल सकती हैं और लगभग जीरो कॉस्ट पर तुरंत जानकारी शेयर कर सकती हैं। और दूसरी वजह थी सरकारी नीतियों में बदलाव। इसे उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहते हैं। 1991 के आसपास भारत सरकार ने व्यापार पर लगी कई पाबंदियां, जैसे इंपोर्ट टैक्स वगैरह, हटाना शुरू कर दिया। इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में आकर व्यापार और निवेश करना बहुत आसान हो गया।
और इस तरह के नीतिगत बदलावों को बढ़ावा देने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी हाथ था। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। वैश्वीकरण का असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ है। इसमें कुछ लोग साफ तौर पर फायदे में रहे हैं, तो कुछ को नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो फायदे में कौन रहा? सबसे पहले तो शहरों में रहने वाले ग्राहक, जिन्हें कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी के ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को भी फायदा हुआ, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई और खुद भी ग्लोबल लेवल पर पहुंच गईं। लेकिन छोटे निर्माताओं के लिए कहानी बिल्कुल अलग थी। रवि, जो एक छोटे कैपेसिटर निर्माता हैं, कहते हैं, बाहर से आने वाले सामान से कंपटीशन ने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। आज मेरा उत्पादन 2000 के मुकाबले आधे से भी कम है और मेरे कई दोस्तों की फैक्ट्रियां तो बंद ही हो गई हैं। और ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने जैसे कई उद्योगों में छोटे उत्पादक सस्ते आयात का मुकाबला नहीं कर पाए। इसका एक और असर मजदूरों पर भी पड़ा। ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश लाने के चक्कर में कई बार सरकारों ने लेबर कानूनों में ढील दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि मजदूरों की नौकरियां पहले के मुकाबले कम पक्की और असुरक्षित हो गई। तो ये जो असमान असर हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये ग्लोबल सिस्टम निष्पक्ष है? क्या वैश्वीकरण सबके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? इसी से जुड़ा है एक न्यायसंगत वैश्वीकरण का सवाल। देखिए, एक तरफ तो WTO जैसे संगठन विकासशील देशों पर अपने बाजार खोलने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर और विकसित देश हैं वो खुद इन नियमों को पूरी तरह नहीं मानते। जैसे अमेरिका अपनी सरकार से किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देता है। इससे वे अपनी कपास जैसी फसलें दुनिया के बाजार में बहुत ही कम कीमत पर बेच पाते हैं, जिसका सीधा नुकसान गरीब देशों के किसानों को होता है। तो बात फिर वहीं आकर रुकती है। वैश्वीकरण हम सबको जोड़ता तो है, पर क्या ये जुड़ाव निष्पक्ष है? अब तक जो हमने देखा उससे तो यही लगता है कि इसके फायदे सबको बराबर नहीं मिल रहे हैं। तो असली चुनौती एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए संघर्ष करने की है। एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन जो सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए मौके बनाए। और यही वो बहस है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया का भविष्य तय करेगी।